Nothing proves Shivaji's genius as a born statesman more clearly than his creation of a navy and naval bases. Ladies and gentlemen, now we have a session on the topic Saga of Maratha Naval Force. For this session, I cordially invite our today's speakers, Dr. Sandeep Mahin and R.J. Ajay, to the dais. Dr. Sandeep Mahin. ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಹತ್ತಿರ ವಿವಿಧ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಮಹಿಂದ್, historian and researcher, social reformer and founder of Sashakta Bharata movement. Sir, we are happy to have you here, so welcome you. And we have R.J. Ajay, radio jockey, and he is known for his horror comedy film Devi. He is widely known for his entertaining shows on popular radio channel. Sir, we are happy to have you. Thank you. Welcome you. So I request R.J. Ajay to lead the session. Okay. So very good afternoon. सभी को मेरा नमस्कार. एंड आज सौभाग्य है कि हम सब यहाँ पर हैं और हमारे बीच डॉक्टर संदीप महिंद जी हैं, जिन्होंने अपना जीवन जो है 2 सदियों से भी ज़्यादा छत्रपति शिवाजी महाराज के आजीवन उनका जो कार्य है, उन्होंने जो युद्ध किए, भारत के लिए उन्होंने जो कुछ अच्छे कार्य किए हैं, उसके बारे में बहुत सारी जगह पर जो है हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको परिचय दिया है. एंड साथ ही साथ जब हम बात करते हैं इतिहास की, तो इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने हैं जो हम जानते हैं, कुछ ऐसे पन्ने हैं जो हम नहीं जानते. तो आज मैं सौभाग्य मानता हूं कि मुझे ये मौका मिला है, ये अवसर मिला है, जहां पर डॉक्टर संदीप महिंद जी मेरे साथ हैं. एंड आज इनसे कुछ ऐसे पन्ने, कुछ ऐसी बातें और इतिहास से जुड़ी कुछ ऐसी सच हम आपके सामने लाना चाहेंगे. तो एक बार मैं चाहूंगा आप सब जोर से तालियां बजाएं डॉक्टर संदीप महिंद जी के लिए. अब जहां पर हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं, सभी लोग जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में. हमने पाठशाला में पढ़ा है, कॉलेज में इसके बारे में ज्ञान लिया है. कुछ बातें ऐसी हैं जिसके बारे में मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा सर. सो सबसे पहला सवाल मेरा यह है, भारत के विचार में वास्तविक इतिहास में क्या था, वो भी इस अमृत काल में हमारे इतिहास के बारे में ऐसा कौन सा गुप्त ज्ञान है जिसे हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को दे सकते हैं. जब हम तीसरे स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब हमें अपने इतिहास के पन्नों को ठीक से देखने की, पढ़ने की और समझने की भी आवश्यकता है. आज तक हमने वही इतिहास पढ़ाया, वही इतिहास पढ़ा और वही इतिहास जाना जो हमें पश्चिमी संस्कृतियों ने, पश्चिमी ताकतों ने बताया. उसमें मैक्स मुलर है, ग्रैंड डफ है, लोग आते गए, लिखते गए और हमने उसको एज इट इज कैरी फॉरवर्ड किया. जैसे एक शब्द है लूट, तो हमारे देश में हमारे ही लोग, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे बंदा बहादुर हो, चाहे लाचित बड़फुकन हो, ये सारे आज इतिहास में लुटेरे, डकैत के रूप में पढ़ाए जाते हैं. अभी भी इतिहास के पन्नों में ये सारे नाम ऐसे ही आते हैं. क्यों? क्यों? हमने ठीक से पढ़ा नहीं. इन्होंने ये लूटा, किसने लिखा? ये अंग्रेजों ने लिखा, ये डैनिशों ने लिखा, ये फ्रांसीसियों ने लिखा, और हमने उसको वैसे ही उठाया, जिसका परिणाम आज हम अपने महापुरुषों के अनुगामी होने के बजाय उनको कहीं ना कहीं इतिहास के साथ तोड़ मोड़ करते हुए नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं. इसको ठीक करना बहुत आवश्यक है. अभी हम अमृतकाल की बात कर रहे हैं. इस स्वाधीनता का अमृत महोत्सव यानी 75वां वर्ष शुरू हुआ है. असल में सच कहूँ तो ये स्वाधीनता का 350वां वर्ष
का पहला यानी 349वां वर्ष है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने दुर्ग दुर्गेश्वर रायगढ़ पर ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी शालिवान शक 1596 के दिन यानी अंग्रेजी दिनांक के अनुसार 6 जून 1674 के दिन हिंदू पद पातशाही की स्थापना की थी, जो सार्वभौम थी, सामर्थ्यशाली थी और पूरे देश में जितने भी आतताई थे, आतंकीय थे, उनके साथ हमने लोहा लेकर स्वतंत्रता का आंदोलन छेड़ा भी और उसको चरण सीमा तक पहुंचाया भी। दुर्भाग्य है हम सब लोग 15 अगस्त में ही उलझे हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्यारोहण का 350वां वर्ष अगले वर्ष आ रहा है, जो ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी श्री राजाभिषेक शक 350 यानी 2 जून 2023 के दिन अपने लाडले प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में दुर्ग दुर्गेश्वर रायगढ़ पर हिंदुस्तान के पहले स्वतंत्रता दिन के 350वें वर्धापन के दिन के रूप में मनाया जा रहा है। ये हमारे देश से भी ये जानकारी नहीं है। इतिहास में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, इन सबको हमें खंगालना होगा, ठीक से समझना होगा, तभी हमारा ये अगले 25 वर्ष का अमृतकाल बढ़िया तरीके से गुजरेगा और 25 वर्ष के बाद हमें माँ भारती विश्व का नेतृत्व करते हुए दिखाई देगी। इस बात के लिए मतलब जो ज्ञान आपने दिया है इस बारे में, मुझे लगता है इससे बहुत लोग अनजान हैं अब भी। तो जब हम बात करते हैं इतिहास के पन्नों की एंड साथ ही साथ जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बहुत सारी उपलब्धियों की बात करते हैं, तो आज ये उपलब्धियां आप हमारे बीच रख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसके अलावा जब मैं बात करता हूं इतिहास की, तो कहां और कैसे सारा वास्तविक इतिहास स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं, और ऐसे में कुछ जगह पर ऐसा है जहां पर भ्रामक तरीके से इस इतिहास को लिखा गया है, तो इसके ऊपर आप थोड़ी सी आपकी राय बताएंगे। इतिहास को ठीक से समझने के लिए हमें किसी एक किताब का आधार लेने का जो स्वभाव बन चुका है उसको ठीक कराना होगा। नित्य नूतन इतिहास, इतिहास के पन्नों में आज जो हम सत्य मान रहे हैं वो कल सत्य होगा ऐसे नहीं है, आज वो सच हो सकता है, सत्य नहीं। क्योंकि जैसे जैसे प्रमाण आते हैं, जैसे जैसे तथ्य आते हैं, वैसे वैसे इतिहास बदलता रहता है, इतिहास करवट बदलता है। जैसे पानीपत के तीसरे लड़ाई को हम आज तक भारत की, हिंदुस्तान की पूरी तरह से हार मान रहे थे, मगर जब हमने 14 जनवरी 1761 के बाद आने वाले इतिहास में क्या हुआ उसको समझा तो ध्यान में आया पानीपत में हम हारे कहाँ हैं, पानीपत की लड़ाई हारे और पानीपत का युद्ध जीते। कैसे? 14 जनवरी के लड़ाई के बाद 16 जनवरी को अब्दाली दिल्ली पहुंचा, जीता हुआ अब्दाली जिसको हम जीत के रूप में, शहनशाह के रूप में दिख रहे, वो हिंदुस्तान का बादशाह बन पाया क्या? बिल्कुल नहीं। वो अपने चहेते पिट्टू को हिंदुस्तान के बादशाह के रूप में किसी की ताजपोशी करा पाया क्या? वो भी नहीं। वो अपने चहेते पिट्टू को, इसका नाम भी हम ले सकते हैं नजीब खान रोहिला, उसको हिंदुस्तान का वजीर आजम, प्रधानमंत्री बना पाया क्या? वो भी नहीं। उल्टा वो मराठों को पत्र लिखता है, उसमें कहता है अगर यह युद्ध देखने के लिए हमारे रुस्तुम और इस्पिंदियार यानी अफगान पुराणों के भीम और अर्जुन जैसे वीर है, अगर रुस्तुम और इस्पिंदियार होते तो वो भी अपनी उंगलियां दांतों तले दबाते। ये जीता हुआ व्यक्ति हारे हुए लोगों को कह रहा है। और मजे की बात, ईसा पूर्व 327 में अलेक्जेंडर का जो पहला आक्रमण हुआ था, वहां से लेके 1739 में नादिर शाह, 1745 से लेके 1759 अहमद शाह अब्दाली के 5 आक्रमण, 2000 वर्षों तक इस देश के ऊपर जो आक्रमणों का तांता लग गया था, उस आक्रमणकारियों की श्रृंखला को भग्न करवाने का, खंडित करवाने का काम 14 जनवरी 1761 यानी पानीपत की लड़ाई ने किया है। तो पानीपत की लड़ाई हमारी हार है, जीत है। हमें युद्ध से पहले या फिर किसी कहानी से पहले क्या हुआ, कहानी के दौरान क्या हुआ, कहानी के बाद क्या हुआ और उसके परिणाम राष्ट्र के अनुकूलता से, राष्ट्र के प्रतिकूलता से कैसे कैसे हुए, वो देखने का स्वभाव बनाना होगा, तभी हमारा इतिहास सही रूप में सबके सामने आ सकता है। एकदम सही कहा आपने। जब तक हम मतलब जो जड़ होता है उस जड़ को नहीं जानते एंड सिर्फ ऊपर के जो लेयर को हम कहते हैं इसके बारे में विषय जानते हैं, तो आधे से ज्यादा जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो रुक जाती है। अब जहां पर मैं बात करता हूं, बहुत सारी चीजें जो हमारे आसपास होती हैं, जो किताबों में हम पढ़ते हैं, हमारे पाठशाला में हमारे शिक्षक हमें सिखाते हैं, ऐसे में मुझे लगता है इतिहास की जब हम बात करें, बहुत एक दरिया है इतिहास का,
लेकिन इसी बीच हमारे आसपास जो होता है उसके बारे में भी हमें परिचय नहीं होता। अब जब मैं आपसे अगला सवाल पूछने वाला हूं, तो इस रूम में जितने भी लोग शामिल हैं, तो शायद से इनके लिए नया चीज होगा जब हम ये सवाल करेंगे, क्योंकि किसी को, बहुत सारे लोगों को, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके साथ आज बात करने वाला था, तो मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था, सच बात तो ये है। लेकिन इसीलिए ये बात सबके बीच लाना बहुत जरूरी है। एंड जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मैं बात करता हूं, तो इनका परिचय जो दिया गया है हमें अब तक, तो एक बात तो पक्की है कि हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है इन्होंने। तो घोड़े पे सवार एक महान योद्धा, महान राजा, इस रूप में हम जानते हैं। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज समुद्र में नौकन और पुर्तगालियों से युद्ध करने की जो बात है, इस बात को बहुत सारे लोग शायद से नहीं जानते, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? असल में ये काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही किया है, ऐसा कुछ है नहीं। अलेक्जेंडर का जो आक्रमण हुआ था ईसा पूर्व 327 में, तो उसने सिंधु नदी पार की है भारत में बनी हुई नौकाओं से। पोरस के साथ लड़ा, पोरस ने उसको झुकाया, वापसी में लगभग 1000 नौकाओं से वो वापिस अपना धन सामग्री लेके गया है। उसका नेचुअस नाम का उस समय का नौसेनाध्यक्ष है, उसने वो लिखा हुआ है कि सारी नौकाएं भारत बनावट की है, भारत में बनी हुई। चोलों का इतिहास तो हम सब लोग जानते हैं। राजा चोला, राजेंद्र चोला पहले, इन्होंने चेरा को पराजित करते हुए अपनी भारत की सीमाओं को बाली मलया तक फैलाया। तो नौकानयन भारत के लिए कुछ अलग नहीं था, मगर वो 140 के बाद लगभग सिमटते हुए नजर आया। बराबर 1192 में मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को, यानी हिंदुस्तान के अंतिम हिंदू सम्राट को पराजित किया। उसके बाद तो नौकानयन, नौका शस्त्र हम भूल ही गए थे। बड़े अंतराल के बाद लगभग 1600, 1700 नहीं 1800 वर्षों के बाद इस समुद्र के संकट को भांपने वाले, समुद्र के संकट को जानने वाले और उसके खिलाफ खड़े होने पहले राजा है छत्रपति शिवाजी महाराज। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए। 1656 में उन्होंने जावली स्थित मोरे परिवार को पराजित किया, जो आदिल शाह के अधीन था। उसका पीछा करते करते शिवाजी महाराज घाट से कोकण में आए। कोकण में तो इसके पहले बहुत सारे राजा आए, आदिल शाह आया, कुतुब शाह आया, मुगल आए, ठीक है, ये आक्रामक है, मगर फिर भी हिंदुस्तान की शासन व्यवस्था संभाल रहे थे, बागडोर संभाल रहे थे। मगर किसी के भी मन में ये हिलता उलता पानी क्या कर सकता है, ये भाव आया नहीं। शिवाजी महाराज की सेना आई होगी, तभी लोगों ने भी प्रश्न पूछे होंगे, भाई ये पानी कहाँ से है? जैसे हम छाछ बनाते हैं दही से, वैसे इसमें कौन है जो मथनी से इसको हिला रहा है, पानी हिल रहा है? जो हमारे सांगली वगैरह क्षेत्र के लोग होंगे वो तो सीधा पूछेंगे, इतना सारा पानी है तो गन्ना कितना होता है, शुगर फैक्ट्रीज कितनी है, गुड़ कितना बनता है, बेल्ला अपना। तो ये सारे प्रश्न सामान्य मन के। शिवाजी महाराज ने एक ही प्रश्न पूछा था, सबको इकट्ठा करते हुए, ये जो पानी है इसके एक छोर पर हमें, तो निश्चित रूप में इसका दूसरा छोर कहीं ना कहीं होना चाहिए। इस सारे क्षेत्र में कोई ऐसा एक व्यक्ति है क्या जिसने इस पानी को पूरी तरह से लांघकर दूसरे छोर पर गया भी है और वापस भी आया है? दूरदृष्टिता का इससे बड़ा प्रमाण कोई हो ही नहीं सकता है। जब सब लोग अपनी सामान्य व्यवस्थाओं में उलझे हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज इस संकट की तरफ स्वयं को खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत कल्याण और भिवंडी जीतने के बाद दुर्गाड़ी नाम का एक जलदुर्ग खड़ा किया और पहला निर्णय किया, हमारे पास भी नौसेना होनी चाहिए, क्योंकि एक भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो पर्शिया गया हो, जो सुएज गया हो, कोई नहीं है। तो फिर हम जाएंगे और हम जाके इस समुद्र के ऊपर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करेंगे। उस समय तो प्रयास था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने, नौकानयन शास्त्र तो भारत से पूरी तरह से लुप्त हो गया था, क्या करे, तो उन्होंने एक पुर्तगाली व्यक्ति है रुई द लेंथा वेगोस और उसका बेटा है फर्नाओदो वेगोस, और उनके साथ 300 लोगों की टोली थी। कुछ पुर्तगाली थे, कुछ ईसाई थे, कुछ टोपेज यानी आगे काले ईसाई थे जो कन्वर्ट हुए हैं। इनको साथ में लिया और उनके आधार से अपना नौका का निर्माण करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये जानकारी अंतानियो मिलोदो कास्त्रो, वो वसई का कैप्टन है, उसको पहुंची, तो उसने इस रुई वेंतो वेगोस को मना किया और गोवा स्थित अपने हेडक्वार्टर को सूचना भेजी, इसको रोको,
शिवाजी कह रहा है कि मैं 20 नौकाओं का निर्माण कर रहा हूं, किस लिए? सिद्धियों को पराजित करने के लिए। मगर मेरे अंदेशे में ये सिर्फ सिद्धियों को परास्त करने का भाव नहीं है। एक बार शिवाजी की नौकाएं समुद्र में आ गई, वो सिद्धि, अंग्रेज, फ्रांसीसी और पुर्तगाली किसी में भी भेद नहीं करेगी। जो हमारा पुर्तगाल का राजा स्वयं को सिंधु सागर का यानी हिंदू महासागर का सम्राट कहता है, उसकी घोषणा कर चुका है, उसके छक्के छुड़े जाएंगे। तो तुरंत इसको रोको। शिवाजी महाराज के दूरदृष्टिता का प्रमाण यहां भी हमारे सामने आता है। जैसे उन्होंने इन पुर्तगालियों को, ईसाइयों को नौका बनाने के लिए रखा था तनख्वाह देकर, उन्होंने अपने अधिकारियों को, अपने सैनिकों को उनके हाथ के नीचे मददनीश के रूप में, हेल्पर के रूप में लगा दिया था और कहा था जो ये कर रहे हैं देखो, समझो और वैसे करने का प्रयास करो। ये सारे लोग दिन भर पुर्तगालियों के साथ मदद करते थे और रात में अपना अपना प्रयास करते थे। 3 साल के अंदर पुर्तगालियों की सारी टुकड़ी वहां से हटाई गई, मगर शिवाजी महाराज का नौका निर्माण का काम रुका नहीं। इसका कारण मुझे दिखता है उनके अप्पा शाहजी महाराज के व्यक्तित्व में। शाहजी महाराज इस बालक शिवाजी राजे को लेके अपने अश्वशाला में घूमते थे और वहां पर हर एक अश्व के सामने जाके एक श्लोक बोलते थे, यस्याश्वा तस्य राज्यम, यस्याश्वा तस्य साम्राज्यम, यस्याश्वा तस्य मेदिनी, यस्याश्वा तस्य सौख्यम। यानी जिसका अश्वबल बलिष्ठ है वो पूरे भूमि पर राज खड़ा कर सकता है। शिवाजी महाराज ने जैसे ही भूमि से नीचे उतर कर समुद्र को देखा, इस श्लोक में थोड़ा परिवर्तन किया और उसमें कहा यस्याश्वा नहीं, यस्य नौका तस्य समुद्रः, यस्य समुद्रः तस्य विश्वाः। और इसी एक सूत्रों को लेकर शिवाजी महाराज ने अपना नौकानयन शास्त्र विकसित करते हुए अपनी 16 नौकों को 1663 में समुद्र में लाया, वसई की खाड़ी से यानी उल्लास नदी से। जब ये नौका इस समुद्र में आई तो मुंबई के अंग्रेज सूरत के अंग्रेजों को पत्र लिखते हैं, शिवाजी नौका ये खड़ी कर रहा है, क्या औकात है उनकी? अगर हमारी एक फ्रिगेट यानी एक युद्ध नौका भी समुद्र में आएगी, शिवाजी की सारी नौसेना वही डूब जाएगी, लड़ भी नहीं पाएगी। दुर्भाग्य है इन अंग्रेजों का। यही अंग्रेज 1679 में 1679 में मुंबई से सूरत में लिखते हैं, शिवाजी की सेना में जैसी संगमेश्वरी नौकाएं है ऐसे हमारे पास 5 भी होगी तो विश्व में हमें समुद्र पे कोई परास्त नहीं कर सकता है। 1663 से लेके 1679 तक अपने नौकाओं का, अपने नौसेना का जो भाव समाज के सामने था उसमें परिवर्तित करने का काम शिवाजी महाराज ने किया। जिन्होंने गलत लिखा उनको ही सही करवाने के लिए मजबूर किया। यही शिवाजी महाराज के जल नीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। एकदम सही। तो अब नौसेना की तो बात हो गई, जहां पर नौसेना खड़ा करना एक बहुत ही अंतिम उनका डिसीजन था। लेकिन इसके अलावा जब हम बात करते हैं हमारे आसपास की, अगर मैं हमारे कुंदापुर की बात करता हूँ जो नजदीकी पड़ता है हमारे मंगलूर से, सो कुंदापुर में बसरूर के बारे में मैंने ये जाना है कि आपने बहुत कुछ पढ़ा है। तो बसरूर की जो युद्ध थी, सो बसरूर का जो फ्रीडम था उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं मुझे। बसरूर प्राचीन शहर है, ऐतिहासिक शहर है, वसुपुर के नाम से जाना जाता है। 500-550 वर्ष पूर्व जो विजयनगर का साम्राज्य था उसका भी एक शिलालेख बसरूर में अभी भी विद्यमान है। इतना ये जुड़ा हुआ है। अब ये बसरूर स्वाभाविक रूप में केदी राजवंश के अधिकार में था, मगर पुर्तगाली पहले से ही डके थे। 1498 में आए, कालीकत में झामोरिन था, अब उसको झांसे में लिया, उससे जमीन ली किला बनाने के लिए। अब बेचारा झामोरिन इनकी जो काली भावना है समझ नहीं पाए, भूमि दे दी। ऐसे करते करते फिर कालीकत गया, कोडमंगलुरु गया, फिर 1510 में एक गोवा आए, फ्रांसिस द अल्बुकर्क एडमिरल था उस समय का, उसने कदम्ब राजा को पराजित किया, उस क्षेत्र को लिया। फिर अंगोली, होन्नावर, बसरूर, ये पहले से ही हमारे पोर्ट थे, मगर इन्होंने हमसे छीना और अधिकार में लिया। मगर इसके खिलाफ खड़े होने वाले पहले थे केळदी के शिवप्पा नायक। शिवप्पा नायक ने 1652 से लेकर 54 2 वर्षों में बसरूरू, गांगोड़ी, होन्नावर और मंगलुरु ये चारों बंदरगाह पुर्तगालियों ने जो छीने थे वापस ले लिए। अब ये वापस लेना ये वसूली है, लूट नहीं है।
मगर पुर्तगालियों ने क्या लिखा अपने पत्रों में, इन्होंने छीना हमसे और हमारी लूट हो गई, तो इसलिए समझना है लूट के लिए। अभी हमने अपने अधिकार में किया, शिवप्पा नायक शांत हो गए, उसके बाद भद्राप्पा अधिकार में आए और भद्राप्पा को आदिल शाह ने जहर देके मरवा दिया। सोमशेखर अधिकार में आए, जैसे ही सोमशेखर अधिकार में आए, पुर्तगालियों ने फिर एक बार व्यापार का बहाना बनाते हुए होन्नावर, बसरूरू, गांगुली अपने अधिकार में किया। मंगलुरु डचों ने छीन लिया था। अब केळदी डायनेस्टी के पास कोई पोर्ट रहा नहीं, बंदरगाह रहा नहीं, तो सोमशेखर ने अपने एक दूत को भेजा वेंगुर्ला, जहां पे डचों का हेडक्वार्टर था, और कहा कि डचों से मदद ले लो, मंगलुरु तो गया ही है, कम से कम बसरूर, गांगुली, होन्नावर, ये वराही नदी के तट पर जो है उतना तो अपने अधिकार में आ जाए। मगर ये सारे जो समुद्री लुटेरे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, इस दृष्टि से है। तो भाई डचों ने सोचा अभी हम इनका साथ देंगे, बाद में ये हमारे खिलाफ हो गए तो इससे अच्छा चुपचाप बैठे। और दूत जिसका नाम इतिहास के पन्नों में खो गया है, कोई नहीं जानता, मगर थोड़ा चालाक था, उसको कहा गया था वेंगुर्ला तक जाओ, मगर वो सीधे पहुंचा राजगढ़, शिवाजी महाराज से मिला, शिवाजी महाराज के सामने प्रस्ताव रखा, भाई साहब ऐसी ऐसी बात है और आप लोग हमारी मदद करोगे, हमारे बंदरगाह छुड़ाओगे, तो हम भी आपको कुछ सहयोग कर सकते हैं। शिवाजी महाराज के ऊपर अपने पिताजी का बहुत बड़ा संस्कार था। शिवप्पा नायक जब खतरे में थे तो शिवाजी महाराज के अप्पा ने, शहाजी राजे ने उनकी मदद की। अब सोमशेखर खतरे में है तो उनकी मदद करना अपना कर्तव्य है। इसमें एक भावना ऐसी भी आ सकती कि इस बहाने केल्दी राजवंश इसको कुछ पैसे भी देने वाला है, ठीक है, टिए तो देने में कोई आपत्ति नहीं ना। तो शिवाजी महाराज अपनी नौसेना लेके बसरूरू आए और उन्होंने पुर्तगालियों के ऊपर हमला किया है। पुर्तगालियों को सामान बेचने वाले व्यापारियों के ऊपर हमला किया है। वहां के स्थानीय किसी भी व्यक्ति को कहीं भी आहत नहीं किया है। ये मैं महाराष्ट्र में जन्मा हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैंने भी ये पहल तब शुरू की जब मैंने किताब पढ़ी बसरूरू ओंदू अध्ययना। आज भी ये हमें शारदा कॉलेज बसरूरू में उपलब्ध है। उसमें 3 ही परिच्छेद है शिवाजी महाराज के संदर्भ में। उसके तीसरे परिच्छेद की अंतिम पंक्ति है, शिवाजी महाराज ने स्थानीयों को कहीं भी कष्ट नहीं दिया। बस यही एक वाक्य जो कन्नड़ में लिखा हुआ है, उसके आधार पर बसरूरू का कार्यक्रम और वहां की योजना शुरू हो गई। सही बात है। अब बसरूरू का ये जो अध्याय है, तो इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनजान हैं, तो ये बात क्यों है? मतलब जो अब आपने परिचय किया है बसरूरू के इस युद्ध के बारे में, तो इस बात के बारे में कुछ लोग अनजान क्यों हैं अब तक? अध्ययनशील नहीं है, हम अपने अतीत को समझना नहीं चाहते हैं। क्या है, अगर हमने पूछा भाई तेरा हीरो कौन है, सीधी बात आती है सलमान खान। क्यों भाई, दूसरा कोई मिला नहीं? बराबर बात। किसी भी बहन से पूछो भाई बड़ी हुई क्या बनेगी, कटरीना। कोई अबक्का नहीं बननी चाहती, कोई चन्नम्मा नहीं बननी चाहती, कोई भी बंधु ना शिवाजी बनना चाहता है, ना शिवप्पा, ना प्रताप। हम सब लोग जो दिखता है उसी चंगुल में फंसे हुए हैं। इसी कारण हम कभी अध्ययनशील हुए ही नहीं। अब बसरूरू का जो एपिसोड है वो भी बसरूरू स्वतंत्रता दिन के रूप में मनाया जाता है। बराबर। छत्रपति शिवाजी महाराज 1 या मुश्किल से 1.5 दिन बसरूरू और उसके आसपास के क्षेत्र में रहे, तो फिर भी बसरूरू के स्थानीय लोगों के मन में शिवाजी महाराज ने बसरूरू को पुर्तगालियों के चंगुल से मुक्त कराया और केल्दी डायनेस्टी को, केल्दी राजवंश को वापस किया, इसलिए ये हमारा स्वतंत्रता दिन है। कुछ दिन पहले गोवा से कुछ लोग बसरूरू में आए थे, तो उस समय स्थानीय लोगों ने उनको आड़े हाथ लिया। अगर शिवाजी महाराज आपके पास पहले आए थे, आप लोगों ने उनका साथ दिया होता, तो आप 350 वर्ष पहले ही स्वतंत्र हो जाते। आपको आजादी के बाद और 11-12 वर्ष राह देखने की आवश्यकता नहीं थी। ये कहने वाले कन्नड़ भाषी है। क्यों? उन्होंने इतिहास को समझा, गहराई से उसका अध्ययन किया, उसके प्रमाण ढूंढने का प्रयास किया। इसके आधार पर ये बसरूरू स्वतंत्र दिन इसलिए हुआ कि शिवाजी महाराज फाल्गुन शुक्ल तृतीया यानी 8 फरवरी 1665 के दिन वो निकले हैं मालवण, यानी जहां पर सिंधुदुर्ग उनका बड़ा नेवल बेस था। वहां से मालवण के दक्षिण में है वेंगुर्ला, मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से दक्षिण में पणजी वास्को है, 80 किलोमीटर की दूरी पे। उसके दक्षिण में कारवार है, 80 किलोमीटर की दूरी पे। उस समय के डच, पुर्तगाली और अंग्रेज समुद्र के राजा माने जाते थे, मगर इनके व्यवस्था को
इनके बंदरगाहों को, इनके नौसेना को शिवाजी महाराज 88 जहाज यानी 85 पानी जहाज और 3 फ्रिगेट्स युद्ध नौकाएं लेके समुद्र से जा रहे, उसकी भनक भी नहीं लगी। ये तब पता चला शिवाजी महाराज 13 फरवरी बसरूर आए, उसके बाद गांगोड़ी, भटकल, होन्नावर, उसके बाद गोकर्ण महाबलेश्वर आए हैं। गोकर्ण महाबलेश्वर के में उन्होंने पूजा की है। पूजा करने के बाद पहली बार पता चला है अंग्रेजों को 23 फरवरी के दिन, यानी 8 फरवरी को एक व्यक्ति निकलता है, 13 फरवरी को इतना बड़ा घमासान करता है, आते समय सारे बंदरों को सुंदर करते हुए गोकर्ण महाबलेश्वर में शिवजी की आराधना करता है, फिर भी किसी को पता नहीं चला। यानी कितनी चतुराई से, कितनी चालाकी से और कितनी फुर्ती से इस एपिसोड को उन्होंने अंजाम दिया होगा। इस कारण मैं बसरूरू, कुंदापुरा, उडुपी और पूरे कर्नाटक के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि शिवाजी महाराज का 1 या 1.5 दिन का वास्तव्य यहाँ के स्थानीय लोगों को स्वतंत्रता दिन लगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का लगभग 47 वर्षों का कार्यकाल महाराष्ट्र में गया है और शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को स्वतंत्रता दिन कहना चाहिए, ये सीख देने वाला कर्नाटका है, उडुपी है, बसरूरू। क्या बात है, क्या बात है। इसीलिए 13 फरवरी एकदम विशेष माना जाता है कर्नाटका में। तो अब जहां पर मैं बात करता हूं 13 फरवरी की, एंड जब जश्न ये मनाया जाता है तो ये सिर्फ जश्न है या फिर ऐसा जश्न है जिसे हम समाज के साथ जोड़ सकते हैं? ये समाज के साथ जुड़ा हुआ है। 2013 में जब इसका पहला कार्यक्रम हुआ था तो इन्हें गिने लोग हुआ करते थे, 1-2, इससे अधिक नहीं। 2016 में जब शिवाजी महाराज के पहले और अंतिम इस आर्मरी व्यवस्था को, यानी फर्स्ट एंड लास्ट नेवल एक्सपीडिशन को 350 वर्ष पूर्ण हो गए, तो महाराष्ट्र गुजरात सीमा से लेके कर्नाटक केरल सीमा तक एक सागरी अभियान चलाया गया था। उसमें हम 2 नौकाएं, जैसे शिवाजी महाराज की कार में थी वो शिड़ों वाली कपड़ों की और चप्पू चलाने वाली, ऐसी 2 नौकाओं को लेकर महाराष्ट्र गुजरात सीमा से गोवा की सीमा तक आए थे। उसके बाद गोवा की सरकार ने अनुमति नहीं दी, कोस्टल गार्ड ने, नीचे नहीं बढ़ पाए थे। मगर चप्पू चलाने वाली नौका से 78 लोग और 2 पहिया वाहनों से लगभग 183 लोग, ये सारे लोग पूरे अपने समुद्री सीमाओं का अध्ययन करते हुए, समुद्री दुर्गों का अध्ययन करते हुए बसरूर आए थे। ये बड़ा कार्यक्रम था, मगर ये कार्यक्रम मराठी भाषियों ने किया था। अभी अगर आप बसरूर में कभी आएंगे 13 फरवरी के दिन तो 5-6 हजार लोग आराम से दिखाई देंगे। उसमें मराठी भाषी मुश्किल से 5 से अधिक नहीं होते। अभी किसी भी मराठी व्यक्ति को उत्तर से दक्षिण में आने की आवश्यकता नहीं, यहाँ के स्थानीय लोगों ने इसको स्वीकारा। कहाँ तक? पहले तो हम बसरूर से वराई नदी पार कर हट्टी कुदरू जाते थे, गणेश जी का दर्शन करते थे और शिवाजी महाराज मंडी बागलू बंदरगाह में आए, ऐसा मनी मन मानते हुए कार्यक्रम शुरू करते थे। अभी सिंधु सागर से नौकाओं से वहां के खारवी बंधु है, ये नौकाओं में भगवे ध्वज लगाकर जयघोष करते हुए भारत माता की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयघोष करते हुए नौकाओं से बसरूर आते हैं। मंडी बागिलों में जैसे 1665 के 13 फरवरी के प्रातः ये नौका आकर रुकी थी, वैसे नौका आकर रुकती है, फिर वहां से प्रोसेशन शुरू होता है। प्रोसेशन भी देखने लायक होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को अपने सर के ऊपर धारण कर ये शोभा यात्रा निकलती है। मैंने कहा इतने बड़े रथ है दक्षिण में, तो ऐसे रथों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, या फिर हम कोई रथ किराए से लेके आते हैं? बसरूर के लोगों का कहना है छत्रपति शिवाजी महाराज को हमें मस्तक के ऊपर धारण करने का सौभाग्य मिल रहा है, आपको क्या दिक्कत है? क्या बात तो है। ये श्रद्धा भाव या आदर भाव जो स्थानीयों में है, परिवर्तन तो हो ही गया है, अभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। एकदम बराबर कहा आपने। और जब कोई अच्छा कार्य करता है तो वो दिल में बस जाता है, एंड ऐसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज हैं हमारे। अब अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अमृत काल के अवसर पर भारत के विचार के आधार पर हमारी जो भावी पीढ़ी है आपकी, तो सबसे अधिक ध्यान इन्हें किस पर देना चाहिए? क्योंकि अब अगर मैं विस्तृत रूप से बात करूं तो छिपे जो इतिहास है इसके ऊपर देना चाहिए, या जो प्राचीन काल की बातें हैं उसके ऊपर, या अब वर्तमान में जो बातें चल रही हैं उसको सुधारना चाहिए? एक कहावत है समाज शास्त्र में, जो इतिहास को भूल जाते हैं उनका भूगोल बिगड़ जाता है। जब उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य राज व्यवस्था संभाल रहे थे, हमने मध्य एशिया को पार कर मोरक्को तक हिंदुस्तान की सीमाएं बढ़ाई थी।
हमारे राजेंद्र चोल प्रथम ये इंडोनेशिया, मलाया, फिलीपींस तक पहुंचे, यानी मोरक्को से लेके पापुआ न्यू गिनी तक, दक्षिण के सिलोन श्रीलंका से लेके कजाकिस्तान, किर्गिस्तान तक फैला हुआ हमारा हिंदुस्तान था। अगर हम वर्तमान में अपने देश के नक्शे को विश्व के नक्शे के साथ कंपेयर करने का, जोड़ने का प्रयास करेंगे तो हमारा देश का नक्शा अभी छोटे से पोस्टल स्टैम्प के रूप में समा जाता है। बराबर। ये क्यों हुआ? हम अतीत को भूले, हम अपने पुरुषार्थों को भूले, हम क्या थे, किसकी संतानें थे, हमें क्या करना चाहिए, इससे भूले। इसीलिए हमें अपने इतिहास को कभी भी नहीं भूलना है। हमारा ज्ञान बहुत श्रेष्ठ है, हमारे वेदों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे सामने भंडार रखा हुआ है, मगर आज भी हम चापलूसी करते रहते हैं वो अंग्रेजों की। महाराष्ट्र में कहावत है कि अगर भोजन करना है तो हम साफ सुथरी थाली लेंगे, पत्तल में करना है तो केले का पत्ता लेके वो भी नया, उसको धो के करेंगे कि झूठे पत्ते पे करेंगे। मगर आज सब कुछ हमारा उस झूठ के सहारे चल रहा है। जो अंग्रेजी में बात करेगा वो ज्ञानी है, जो कन्नड़ में बात करेगा, मराठी में बात करेगा, मारवाड़ी में बात करेगा वो देहाती है, बेवकूफ है। तो देखिए ना, ये भी लिखा हुआ है, सेगा ऑफ मराठा नेवल फोर्स, भारतीय नौसेना की गौरव गाथा, ऐसे भी कह सकते थे। मगर एक कहेंगे ध्यान में नहीं आता, एक कहेंगे तो कुछ छोटा सा लगता है, सेगा हाँ कुछ बड़ा है, ट्रेमेंडस है, ऐसे लगता है। तो हमें इस बात को ठीक से ध्यान में रहना पड़ेगा कि जब तक हम अपने अतीत को, अपने ऋषि मुनियों के देन को, हमारे वैज्ञानिकों ने किए हुए संस्कारों को और महापुरुषों ने इस राष्ट्र का निर्माण कैसे किया, इसको ध्यान में नहीं लाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हमें लगता है कि हम कॉन्वेंट स्कूल में जाएंगे तो हमारा भला होगा, हम अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ेंगे तो हमारा भला होगा, तो मेरे सामने 3 देश है, एक जापान है, उसके प्रधानमंत्री को अंग्रेजी नहीं आती, चीन है, उसके राष्ट्राध्यक्ष को भी अंग्रेजी नहीं आती, इजराइल है, उसके राष्ट्राध्यक्ष को भी अंग्रेजी नहीं आती। क्या बिगड़ा भाई उनका? सारे विश्व को ये आंखें दिखाते देते। इजराइल की औकात क्या है? हमारे एक स्टेट से भी छोटा है, मगर अमेरिका के सौदे गुस्से से देखता है, उसको भी डराता है। क्यों? ज्ञानी है, समृद्धशाली है, अपनी परंपरा को लेकर चलते हुए 2000 वर्षों तक इनको खदेड़ा गया, अपने देश से निकाला गया। हर वर्ष नए वर्ष के दिन वो एक मोमबत्ती जलाते थे और अपने अगले पीढ़ियों कहते थे इरेज इजराइल, इरेज यानी हिब्रू में नया नव वर्ष, अगला नव वर्ष हम इजराइल में मनाएंगे। 2000 वर्षों तक एक संकल्प लेके चले। आज इजराइल जैसा छोटा राष्ट्र पूरे एशिया को डराता है। जिनको डराकर यहां से भगाया गया वे अभी सबके ऊपर गुर्राते हैं, सबको थरथराते हैं। तो हमें जब तक हम अपने अतीत को, अपने इतिहास को ठीक से समझेंगे नहीं, उसमें जो उपलब्धियां है वो सबके सामने रखेंगे नहीं, और जो गलतियां हुई उसको ठीक करेंगे नहीं, तब तक हमारा भला होने की संभावना बहुत कम है। इतिहास इसलिए होता है, इतिहास का मतलब ही है ऐसे ऐसे हुआ, तो ऐसे ऐसे हुआ, इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। मगर इसमें जो अच्छाइयां है उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, उसमें जो खामियां हैं, गलतियां हैं, उसको कैसे सुधार सकते हैं, इसके लिए ही इतिहास का ज्ञान होना और इतिहास का अभ्यास होना आवश्यक है। एकदम सही कहा आपने। एंड साथ ही साथ जहां पर मैं बात करता हूं इतिहास की, तो आपने ये परिचय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं यहाँ पर, जैसे आपने ये चीजें बताई हैं, तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि भाषा की अहमियत बहुत ज्यादा है, लेकिन भाषा के साथ ज्ञान भी अनमोल है। एंड साथ ही साथ इतिहास में जो चीजें हमने सीखी हैं, अगर वो चीजें हमें सही तरह से नहीं पता है तो यहाँ पर इसके ऊपर और बातें जानना बहुत जरूरी हो जाती है। एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने ये सारी बातें हमारे सामने रख दी हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर संदीप महीन जी के लिए। एंड अब मैं हमारे दर्शकों से पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर कोई सवाल अगर है तो सवाल कर सकते हैं। बन्नाली गडवम मुत्तरवने ನಡೆತಂದು ಶಿವಾಜಿ ಗೋಟಂ ಕೋಗುತಂ ಚಲನಿನಿಕ್ಕೆ ಶಾಯಿಸ್ತ ಕಾರಣನ ಬೆರಳರ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ನೀತಿಯ ಕೋಪಂ ಪರಮ ಭೀತಿಯ ತೆಗೆದಿನ್ परम पड़े दिल्लीयम नरपक्कम ये कवन कौन लिखा है लिंगन नकली। शिवाजी का समय जिंदा था, ये ने एक तुलुआ था, उसका गांव कोल्लूर का पास था। ये ने पहला शिवाजी के बारे में पहला हिस्ट्री कौन रखा था, ये एक तुलुआ था, कन्नड़ भाषा में लिखा था। ये ₹10 50 पेजेस में था। मैं बहुत गर्व से बोलता हूँ, मैं तुलुआ हूँ।
तुलुआ ने शिवाजी के चरित्र का पहले दाखल किया 50 पेजेस का चलचित्र रूपा विजयम का एक नवाश्वा में दाखल किया। मैं बहुत गर्व से बोलता हूँ। और शिवाजी महाराज ने क्या बसुर कहाया, वो ने हमारा कुलुएश्वर मंदिर को नमन किया, उसमें भी मैं बहुत गर्व से उसका हमारा सम्मान। आज का दिन भी सौभाग्यशाली है, महाशिवरात्रि है। अभी कुछ 2 घंटे पहले ही हमारे बसरूर में तुलवेश्वर महादेव का मंदिर है। एक बड़ा बरगद का पेड़ है और उसके अंदर वो शिवजी का शिवलिंग है। तो हमारे वहाँ के जो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज अभिमानी बड़ा के अध्यक्ष है उमेश आचार्य, उन्होंने तस्वीर भेजी मुझे। तो मैंने कहा श्रृंगार किया हुआ नहीं है क्या अभिषेक करते हुए? और इतना विलोभनीय श्रृंगार किया हुआ है तुलवेश्वर भगवान का। महाशिवरात्रि का दिन, आज हम शिव जी की आराधना करते, उपासना करते, तो ठीक उसी दिन उस शिव का ही तांडव करने वाला रूप छत्रपति शिवाजी महाराज के एक नौसेना के एक छोटे से अध्याय के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। ये भी अपने आप में सौभाग्यशाली है। अब अन्ना ने क्या कहा मेरे ध्यान में तो नहीं आया। मेरा क्या है, कन्नड़ा बर्दिल्ला स्वल्प स्वल्प बरताते, मुझे ऊटा का सब कुछ ज्ञान हो गया है। ये ऊटा में ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि मुझे आती नहीं। मगर इसका थोड़ा भावार्थ बताएंगे? हाँ, बहुत गर्व से बोलता हूँ, शिवाजी का पहला इतिहास दाखिल किया, ये ने कन्नड़ भाषा में दाखिल किया। हाँ। और हमारा कुलुआ, एक लिंगना कवि नाम के एक कवि, कुलुआ ने, कुल्लूर का पास का एक कवि, ये ने कन्नड़ भाषा में पहले शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का चरित्र दाखिल किया। ये बहुत गर्व का बात है। उसका 100 वर्ष के बाद मराठी में दाखिल किया। ये हमारा बहुत गर्व का। अब इन्होंने, अन्ना ने बात कही है, मैं इसमें और एक विषय जोड़ना चाहूंगा। आज आगरा में, तवांग अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पूरे देश भर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जगह जगह पे प्रतिमाएं स्थापित है। कहीं पे अश्वारूढ़ है, कहीं पे सिंहासनारूढ़ है। मंगलुरु में भी स्थापित होने की योजना बन रही है, मुझे नरेश शनाई जी ने बताया। मगर सारे कर्नाटक के लिए पुरुषार्थ की और गौरव की बात है, छत्रपति शिवाजी महाराज की पाषाण में बनी हुई सबसे पहली प्रतिमा कर्नाटक ने ही बनाई है। हुबल्ली और धारवाड़ के बीच में एक छोटा सा गांव है यादवाड़। उस यादवाड़ में बेलवाड़ी की रानी मल्लवा देसाई उपाख्य सावित्रीबाई ने शिवाजी महाराज के जीवन काल में ही, शिवाजी महाराज जब जीवित थे तभी शिवाजी महाराज की अश्वारूढ़ प्रतिमा बनाई भी है, स्थापित भी की हुई है। अभी भी यादवाड़ के हनुमान गुड़ी के पास में वो प्रस्थापित है, उसकी नित्य पूजा होती है। तो ये कर्नाटक के लिए भी बहुत गौरवशाली बात है। सिर्फ इतिहास नहीं रचा, उस इतिहास का प्रमाण मूर्ति के रूप में बनाने वाला भी कर्नाटक है। कोई और है जो सवाल करना चाहेगा? यस सर। क्या मानते हैं कि शिवाजी कन्नड़ का आदमी है या मराठी का आदमी है? क्योंकि उनके बचपना बीजापुर में हुई, जो माता उससे, जो माता का शिक्षण में उसने जो ग्रहण किया, वो ग्रहण, वो ये उसका एक कैरेक्टर बेस हो गया ना जी। हाँ, इसके बाद वो जिस काम में वो चला गया था, वो उस काम में वो माँ के आशीर्वाद में ही जीता गया। अगर आप अभी आप रायगढ़ चलेंगे तो जहाँ तो शिवाजी ने अपने कोई राज अभिषेक किया, वो आपने वो दिन बताया। वो दिन एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि वही दिन हमारा स्वतंत्र का दिन है, वो मानना चाहिए जी। अभी का नहीं, अभी ये ब्रिटिश का वो समझ। इट्स नॉट अ रियल इंडिपेंडेंस। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। छत्रपति शिवाजी महाराज ना महाराष्ट्र के हैं ना कर्नाटक के हैं, ये और सारे महापुरुष, सारे संतगुरु पूरे हिंदुस्तान के हैं, पूरे विश्व के हैं। एकदम सही बात। हमने एकदम सही बात। सारे महापुरुषों को, संतों को किसी भाषा तक, किसी जाति तक, किसी प्रांत तक सीमित किया, ये सबसे बड़ा अपराध है। अभी भी सब लोग कहते हैं कि इस कार्यक्रम की उपलब्धि क्या होगी। अभी कर्नाटक भी जानता है, महाराष्ट्र भी जानता है, ये सब लोग बेलगावी और कारवार कहाँ रहे इसके लिए लड़ रहे हैं। और वो पोस्ट भी ऐसे चलाते रहते हैं। ये व्हाट्सएप का तंत्र नहीं होता तो बहुत अच्छा होता भाई। सब लोग उससे पॉइजन फैला रहे हैं।
बेलगावी और कारवार महाराष्ट्र में रहना, कर्नाटक में रहना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, वो हिंदुस्तान में रहना, भारतीय संस्कृति के परिधि में रहना महत्वपूर्ण है। और ये काम महाराष्ट्र और कर्नाटक मिलकर कर सकते हैं। जैसे शिवाजी महाराज के पहले शहाजी महाराज ने, उनको शिक्षा के रूप में, दंड के रूप में कर्नाटक भेजा गया था कि ये शहाजी अगर सह्याद्री में रहेंगे तो फिर एक बार बगावत करेंगे, क्योंकि 1633 को 1633 को उन्होंने नई राज व्यवस्था खड़ी की थी। अब इससे डरा शाहजहां और आदिल शाह को डराने के बजाय वो सीधा आया। निजाम शाह की कुछ सरदार आदिल शाह और शाहजहां तीनों ने मिलाकर शिवाजी महाराज के अप्पा कहने शहाजी महाराज का राज्य डुबा दिया, उनको हरा दिया। जो विजयनगर के साथ हुआ राम राजा के साथ, वैसे ही शहाजी महाराज के साथ हुआ। मगर शहाजी महाराज जीवित रहे, उनको सह्याद्री से, महाराष्ट्र से दूर भेजने के लिए बेंगलुरु भेजा गया। अब आदिल शाह को लगा दूर गए, सह्याद्री नहीं है, अपरिचित क्षेत्र, तो क्या करेंगे। तो यहाँ आकर इन्होंने विजयनगर का साम्राज्य जो टूट गया था, यहाँ के जो नायक अलग हुए थे, उन सबको इकट्ठा करने का प्रयास किया। उस समय विजयनगर के महाराज थे पेनुकोंडा में, उनके छत्र छाया में फिर एक बार विजयनगर का साम्राज्य यानी हिंदू सिंहासन खड़ा हो, इसके लिए वो प्रयासरत है। दुर्भाग्य, हम बंटवारे में ज्यादा विश्वास रखते हैं। जो नायक स्वतंत्र हो गए थे, फिर किसी के अधीन होना नहीं चाहते थे, तो फिर उन्होंने दूसरा प्रयास किया, ठीक है अधीन मत हो, एक दूसरे की मदद करो। एक हिंदू व्यवस्था दूसरे हिंदू व्यवस्था की, एक भारतीय व्यवस्था दूसरे भारतीय व्यवस्था की मदद करेगी तो सब लोग जीवित रहेंगे। आदिल शाह ने इन नायकों को अलग अलग पकड़कर पराजित करने का प्रयास किया। हर बार शहाजी महाराज ने उनको बचाया। इसलिए शिवप्पा नायक और केळदी के इतिहास में शहाजी महाराज के प्रति बहुत श्रद्धा है। और शहाजी महाराज शांत भी हुए होतीगेरे में, वर्तमान चन्नगिरी तालुक के दावणगेरे जिले में आता है, वहां पर उनकी समाधि है। शासन ने उसका रख रखाव भी बहुत अच्छा किया है। गांव में कोई भी मराठी भाषी नहीं, कोई भी महाराष्ट्र का व्यक्ति रहता नहीं, मगर नित्य पूजा वहां के लिंगायत बंधु बहुत श्रद्धा से करते हैं शहाजी महाराज की। दूसरा, शिवाजी महाराज ने सोमशेखर के दूत के कहने से बसरूरों को आक्रमणकारियों से, पुर्तगालियों से स्वतंत्र किया। एक महत्वपूर्ण है दूसरी पीढ़ी में। इसका परिणाम ये निकला, कुछ लोग कहते हैं कि शिवाजी महाराज ने बसरूर को लूटा। चलो, मैंने एक क्षण के लिए मान भी लिया, लूटा, बसरूर से बहुत सारी लूट इकट्ठा की, पैसा इकट्ठा किया, वापिस किया। अगर शिवाजी महाराज ने ऐसा किया था तो शिवाजी महाराज के बेटे राजा राम जी जब संकट में आए, शिवाजी महाराज के बड़े बेटे शंभू राजे को बहुत बर्बरता से औरंगजेब ने मार दिया था, और इस छोटी सी स्वराज की व्यवस्था को बचाने के लिए उनको जिंजी जाना पड़ा, तमिलनाडु में वेल्लोर जिले में। ये सारा मार कर्नाटक से जाता है। उस समय केळदी में सोमशेखर भी नहीं थे, वो शांत हो गई थी। उनकी पत्नी वो थी केळदी रानी चन्नम्मा। इसने राजा राम जी को 14 दिन अपने कोट्टे में रखा है। उस समय औरंगजेब ने सबको धमकाया था, डराया था, कोई भी इस हिंदू शासन व्यवस्था की मदद करेगा तो हम उसके ऊपर गिरेंगे, उसका नुकसान करेंगे, तहस-नहस करेंगे। मगर केळदी रानी चन्नम्मा जो विधवा है, जिसका पति भी साथ देने के लिए नहीं है, बालक बहुत छोटा है, तो उसने 14 दिन रखा और सिरसी से लेके बेंगलुरु पार करने तक सारे ऊटा की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था करने वाली केळदी रानी चन्नम्मा है। हम केळदी रानी चन्नम्मा के प्रति बहुत कृतज्ञ हैं। पुणे में हर वर्ष 25 नवंबर के दिन हम केळदी रानी चन्नम्मा कृतज्ञता दिन मनाते हैं, क्योंकि अगर वे नहीं होती तो हिंदवी स्वराज बचता नहीं, औरंगजेब उसको तहस-नहस कर देता। एक लोगों ने शिवप्पा नायक शहाजी महाराज, शिवाजी महाराज सोमशेखर, केळदी रानी चन्नम्मा और राजा राम, इन्होंने कभी प्रांत के बारे में सोचा नहीं। एक सीधे वैष्णव परंपरा से, एक लिंगायत परंपरा से, दूसरों एक दूसरे की हेल्प कर रहे। क्यों? हम भारतीय है, हम यहाँ के मूल के हैं, एक दूसरे की मदद करना हमारी जरूरत भी है, हमारा कर्तव्य भी है। बस इसी भाव को आगे जगाना है। ये भाव जगेगा तो कोई गड़बड़ होने वाले नहीं है। हम सब लोग आनंद के साथ रहेंगे और आने वाले कुछ ही वर्षों में इसी इतिहास के पन्नों से सीख लेते हुए हम माँ भारती को विश्व गुरु के सिंहासन पर बैठे हुए देखेंगे भी, अनुभव भी करेंगे। हमारी पीढ़ी उतनी भाग्यशाली है भाई। 1528 में रामलला का मंदिर गिराया था। 500 वर्षों तक लोग सोच रहे थे मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। एक संकल्प 500 वर्षों तक चल के आया। अगले वर्ष सब लोग अयोध्या जी जाके रामलला का दर्शन करने वाले हैं।
वैसे ही यही पीढ़ी भारत को पूरे विश्व का नेतृत्व करते हुए देखने वाली है। Thank you, sir. Thank you so much for your wonderful talk. Question of this session is, which is the movement started by Dr. Sandeep Mahind? Which is the movement? ಇದನ್ನು ನಾವು ಅವರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬರೀ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದೇವೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಮಹಿಂದ್. ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಚಳುವಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. गूगल में उत्तर मिलना थोड़ा मुश्किल है. गूगल तक ये जानकारी पहुंची नहीं है. गूगल क्या बोलेगा? जो हम बताएंगे वही, जो सिखाएंगे वही. गूगल कोई अक्लमंद नहीं है, अक्लमंद हमें. The name, we need the name of that movement. There is another question. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಅಂತ, ಶಿವಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಅಂತ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಅದು ಯಾವ ದಿನ ಅಂತ? ಯಾವ್ದು ಸರ್? ನೋ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಮಳಿಗೆಗಳವರು ಗೌರವ ಪ್ರತಿಗಳಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಅಯೋಧ್ಯ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಂತಹ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಳಿಗೆಗಳು ನಮಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ದುಗು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರವರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥವರು ಹರಟೆಕಟ್ಟೆ, ನಮ್ಮ ಇದೇ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹರಟೆಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಮಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆ ಇದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು.